हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13E पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 19। क्या कह रहा है? व्यास 3 मिलीमीटर वाले तांबे के एक तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतया ढक लेता है। चलिए मैं यहाँ पे फिगर भी बनाते चलता हूँ। मैं यहाँ पे पहले एक बेलन बना लेता हूँ। मैं एक बेलन कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं यहाँ पर एक बेलन बना लेता हूँ। ये आपका बेलन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब कि इसकी ऊंचाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? तो व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर, तो उसका आधा यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, और लंबाई यानी कि इसकी ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। अब देखिए क्या किया जाता है कि तांबे का तार लेकर, जिसका यहाँ पर देखिए व्यास दिया गया है 3 मिलीमीटर, तो जो तांबे का तार बनेगा वो एक्चुअल में तांबे का तार क्या होगा? एकदम पतला होगा इस तरह से, और बेलनाकार ही दिखेगा। वो भी पतला बेलन के जैसा ही ना, इसी रूप में ना होगा, इसी रूप में होगा, ऐसे ही ना तार होगा। तो इसी को चारों तरफ इसके लपेटा जाना है, जैसे परिनालिका में होता है, ठीक है। तो इसका व्यास दिया है, कितना दिया है? 3 मिलीमीटर। ये व्यास कितना दिया है? 3 मिलीमीटर। और इसी के चारों तरफ इसको ऐसे लपेटा जाता है, इसी तरह से इसके ऊपर चारों तरफ लपेटा जाता है, इसी तरह से पूरा ऐसे लपेटा जाता है, ठीक है। बात को समझ रहे हैं ना? इसी के चारों तरफ ऐसे लपेटना है, इसी के ऊपर जब ऐसे लपेटा जाएगा तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि तार की लंबाई, ये तार जो लपेटा जा रहा है इसके ऊपर, यहाँ से यहाँ, जो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को पूर्णतः ढक लेता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को पूरी तरह से यहाँ पर ढक लेता है। तो इस तरह से जब लपेटा जाता है तो इस तार की लंबाई कुछ होगी ना, वही लंबाई हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। साथ ही साथ तार का द्रव्यमान निकालना है, यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व जो है 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर हम लोग तार की लंबाई निकाल लेंगे तो ये एक बेलन होगा, वो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी जो तार की लंबाई आएगी, और यहाँ व्यास दिया है तो आसानी से उसका आयतन निकाल के हम लोग इसमें गुना कर देंगे तो हमारा द्रव्यमान भी निकल के आ जाएगा। घनत्व जो दिया है उसे गुना कर देंगे तो नहीं निकल के आ जाएगा। चलिए अब देखिए, तो सबसे पहली बात आती है कि तार की लंबाई हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे। तो पहले मैं बेलन के लिए लेता हूँ। यहाँ बेलन की ऊंचाई, बेलन की संपूर्ण ऊंचाई जो दी हुई है वह कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, बेलन का व्यास दिया तो त्रिज्या तो आप निकाल ही सकते हो। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या यानी आर, इसे एच ले लेते हैं। बेलन की त्रिज्या, या कैपिटल एच ले लेते हैं, इसे कैपिटल आर ले लेते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो पूरे का आधा कर देंगे, यानी कि 10/2। व्यास दिया है ना, तो व्यास का आधा कर देंगे, यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे तांबे, तांबे के तार का व्यास दिया हुआ है हमारे पास, कितना है? 3 mm है। तो इसको सेंटीमीटर में पहले तो कन्वर्ट कर लेते हैं। 3/10 सेंटीमीटर, समझ गया ना? चलिए 10 से भाग कितने सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया, यानी कि 0.3 सेंटीमीटर यहाँ से हो जाएगा तांबे के तार का व्यास। अच्छा, जब इसके ऊपर चारों तरफ ऐसे लपेटेंगे तो यहाँ पर ये प्रत्येक, अगर मैं एक बार ऐसे घुमा लूँ, एक बार जब इसको राउंड घुमाऊंगा तार को, तो इसकी मोटाई हो जाएगी कितनी? 0.3 सेंटीमीटर। ऐसे 0.3 सेंटीमीटर होगी प्रत्येक राउंड जो आप घुमा रहे हैं, उसकी मोटाई कितनी होगी? तो इसका जितना व्यास होगा, जितना व्यास होगा, इसको राउंड इसके ऊपर घुमाओगे तो जितना व्यास होगा उतना ही ना ये स्थान घेरेगा, उतना ऊंचाई तक स्थान घेरेगा। तो इसमें कितने ऐसे फेरे हमें देने होंगे, उनकी संख्या हम लोग निकाल देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि तांबे के तारों, तांबे के तार के फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कितना बार इस पे लपेटना होगा ये हम लोग पहले पता कर लेते हैं। तो संपूर्ण ऊंचाई आपके पास 12 सेंटीमीटर है, और प्रत्येक बार जब लपेटा जा रहा है तो 0.3 सेंटीमीटर
ऊंचाई तक ये कवर कर रहा है, देख रहे हैं ना। तो 0.3 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटेगा ऊपर जाकर 0 लग जाएगा, तो 120 और बट्टा में 3 यानी कि 40 फेरे होंगे, 40 बार ऐसा लपेटना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे तांबे तांबे के तार की कुल लंबाई, कुल लंबाई, तो देखो कुल लंबाई कैसे निकालेंगे, तो 40 बार तो इस पे लपेटा जा रहा है ऐसे, और गुना कर देंगे, एक बार लपेटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। यहाँ त्रिज्या बेलन की हम लोग लिया है ना जी, त्रिज्या कैपिटल आर से शुरू किया है, यहाँ 2 पाई आर हो जाएगा। अब ये 2 पाई आर क्यों लिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये परिधि ही ना कहलाएगा, एक बार घूमेगा तो वृत्त की परिधि वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार जब राउंड इसके चारों तरफ घुमाएंगे तो वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर ले लेना होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 40 गुणा में 2 और पाई की जगह पर 3.14 और आर का मान है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इस समय गुना कर देते हैं। तो यहाँ 40 गुना हो जाएगा 80, 80 में 5 से गुना कर दोगे तो 400, और 400 में गुना कर दोगे आप 3.14 से तो 1256 आ जाएगा। 1256 सेंटीमीटर तांबे की तार की कुल लंबाई हो जाएगी। तो जब इसकी कुल लंबाई हम लोग निकालिए 1256, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, कुल लंबाई 1256 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास है हमारे पास 3 mm। तो हम लोग लिख सकते हैं कि तांबे के तार की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए त्रिज्या की बात करेंगे, तांबे की तार की त्रिज्या की जब बात करेंगे तो मैं इसे स्मॉल आर से शुरू कर देता हूँ, और वो क्या होगी, तो मैं अभी सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट किया था व्यास को तो 0.3 सेंटीमीटर था, और इसी में मैं 2 से भाग कर दूंगा तो 0.15 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, तांबे की तार की त्रिज्या आ जाएगी। और तांबे की तार की लंबाई जो दी हुई है, तांबे के तार की लंबाई, तांबे के तार की लंबाई अभी हम लोग निकाले, आप इसे स्मॉल h या l भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1256 सेंटीमीटर। तो हमें तार की तो लंबाई पूछ ही रहा था, अब इसके बाद हम लोग किस लिए ये कर रहे हैं, आयतन निकालने के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं तांबे के तार का आयतन, तांबे के तार का आयतन क्या हो जाएगा, तो वो बेलनाकार ही है ना जी, बेलन के आकार का है, तो पाई आर स्क्वायर, उसकी त्रिज्या स्मॉल आर से शुरू किया है, और एच के या एल के यहाँ एल यूज कर सकते हैं, तांबे की तार की कुल लंबाई जो है एल यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एच भी अगर इसे मानते तो एच रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए समझ गए। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ, पाई की जगह 3.14, आर कितना है 0.15 गुना में 0.15, और कुल लंबाई है 1256 यहाँ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 1256 गुना में 0.15 गुना में 0.15 और गुना में 3.14, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 88.7364 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, तांबे के तार का आयतन हो गया। हमें क्या निकालना है, उसका द्रव्यमान निकालना है। हम लोग लिख सकते हैं तांबे के तार का द्रव्यमान बराबर में क्या हो जाएगा, तो देखो दिया था कि घनत्व दिया था 8.88 ग्राम, तो आप इससे इसमें गुना कर दोगे। हम लोग जानते हैं ना द्रव्यमान बराबर में क्या होता है, घनत्व में आयतन से गुना कर देना होता है, ये आपको पता है। तो 8.88 गुना में 88.7364 ग्राम में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से गुना करने पे 787.9792 ग्राम। तो आप एक काम करो, ये इस पॉइंट के बाद इन सबको हटा के ये देखो 97 तो लगभग ये 1 ग्राम के बराबर हो जाएगा, तो 788 ग्राम लिख देंगे लगभग में, ये आपका आंसर हो जाएगा। तांबे का तार का द्रव्यमान आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं, अच्छा कर्ण के अतिरिक्त यानी कर्ण को छोड़कर बाकी 2 भुजाएं जो हुई,
को उसके कर्ण के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए ध्यान से। मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए क्या किया जाता है इस समकोण त्रिभुज में, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। ये समकोण त्रिभुज में ये समकोण ले लिया और दो भुजाएं दी गई है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। कर्ण आपका ये हो गया, देख रहे हैं ना, कर्ण के अतिरिक्त दो भुजाओं की लंबाई दी है। तो जब इसको लेकर कर्ण के परितः जब चारों तरफ ऐसे घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। इस कर्ण के परितः घुमाने पर कुछ इस प्रकार की आकृति बन के आएगी। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्लास 9th में भी आपको पढ़ने को मिला होगा, यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे 10th में भी दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिर से बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार की आकृति हमें प्राप्त हुई होगी, समझ गए ना, मतलब डबल शंकु बना होगा, है ना। तो यही आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु, ऊपर भी और नीचे भी शंकु बन रहा है, तो इन दोनों का द्विशंकु का आयतन यानी कि इसका कुल आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग दोनों शंकुओं की हमें पहले क्या पता होना चाहिए, त्रिज्या पता होना चाहिए और ऊंचाई पता होना चाहिए। तो हम आसानी से इन दोनों के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं, समझे ना। चलिए तो इसमें हम लोग थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, इसकी त्रिज्या को ऐसे खींच लेते हैं। ऐसे तो दोनों के आधार की त्रिज्याएं, दोनों के लिए त्रिज्याएं एक ही होंगी। यहाँ पे नामकरण थोड़ा सा कर देते हैं, ए बी सी और यहाँ पे मैं डी देता हूँ। ये तो इस पे लंब होगा, ये आपको पता है। अच्छा अब देखिए, अगर मैं इस त्रिभुज यहाँ पे यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज ए बी डी में बात करूँ, ए बी डी में, तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, इस त्रिभुज ए बी डी में मैं बात करूँ तो इस वाले शंकु की ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी और ये ऊंचाई हो जाएगी। उसी तरह से अगर मैं इसमें आ जाऊँ तो यहाँ पर ये बी सी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, आपका सी डी ऊंचाई हो जाएगा और बी डी आपकी त्रिज्या हो जाएगी, होगी ना। तो मैं मान लेता हूँ कि त्रिज्या क्या है, द्विशंकु की त्रिज्या आर है। अच्छा मैं यहाँ मान लेता हूँ कि माना द्विशंकु की त्रिज्या बराबर में आर, दोनों की त्रिज्या है, ऊपर वाले के भी और नीचे वाले की सेम यही है। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगर मैं त्रिभुज ए बी सी में चलूं, त्रिभुज ए बी सी में, तो ए सी कर्ण है, तो इस कर्ण के बराबर में क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर हो जाएगा ना, रूट अंडर 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, तो 9 और प्लस में 16, रूट 25 का मतलब 5 सेंटीमीटर, एसी की कुल लंबाई 5। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ x ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 - x हो जाएगा, होगा ना 5 - x। चलिए अब इसके बाद चलिए, अगर मैं त्रिभुज ए बी डी में चलूँ और मैं इस आधार के स्क्वायर की बात करूँ यानी बी डी स्क्वायर की बात करूँ, तो वह ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा पाइथागोरस से। पढ़े है ना पाइथागोरस, चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। ऊपर भी मैंने ये पाइथागोरस से ही लिखा था। चलिए तो बी डी यानी कि आर का स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा ए बी यानी कि 3 का स्क्वायर और माइनस में ए डी यानी कि हो जाएगा x का स्क्वायर। इसे समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब चलिए नीचे वाले में आते हैं, त्रिभुज बी सी डी में, इस वाले में आएंगे। तो यहाँ भी अगर मैं बी डी स्क्वायर बराबर लिखूं तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर माइनस का सी डी का स्क्वायर। ये भी आपका पाइथागोरस प्रमेय से ही हुआ, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। इतना आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आर स्क्वायर बराबर में आ जाएगा बी सी यानी 4 का स्क्वायर और सी डी यानी कि 5 - x का स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों समीकरणों से हमें एक दूसरे को इक्वेट करेंगे। देखो ये भी आर स्क्वायर का मान है, ये भी आर स्क्वायर का मान है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा ना, तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं समीकरण 1 तथा
समीकरण 2 से, दोनों समीकरणों से क्या होगा, एक दूसरे को इक्वल करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर यहाँ 3 का स्क्वायर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 5 गुना एक्स और प्लस का एक्स का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 16 माइनस 9 का स्क्वायर क्या 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस 10 एक्स और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटा 9 इक्वल टू में यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 9 और प्लस का 10 एक्स हो जाएगा। ये आके इधर जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 18 हो जाएगा और इक्वल टू में 10 एक्स। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 10 बटा 18 बटा में 10, 18 बटा में 10 सेंटीमीटर ना, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर x बराबर में 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.8 सेंटीमीटर। समीकरण अब एक को लेते हैं। समीकरण एक से क्या था, आर स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग मानों को रखते हैं, एक्स के मान को रखते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 1.8 का स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर में 9 माइनस यहाँ हो जाएगा 3.24, यही ना होगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करिए तो यहाँ लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर में 5.76। स्क्वायर को उधर रूट में ले जाएंगे या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर में ये आपका स्क्वायर होता है 2.4 का, 2.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें पहले में देखो त्रिज्या तो निकल गई और ये एक्स का भी मान निकाल दिया है 1.8। ठीक है, तो ये वाले भी निकल जाएंगे 5 माइनस एक्स, ये इसकी क्या होगी, समझ रहे हैं ना। तो चलिए पहले आयतन के लिए बात करते हैं। तो क्या नाम है इसका, द्विशंकु ना। चलिए तो लिखते हैं द्विशंकु का आयतन। द्विशंकु का आयतन, ध्यान से देखिए क्या होगा द्विशंकु का आयतन, इसके पूरे का आयतन, तो दो शंकु का आयतन को जोड़ना होगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच के जगह पे इसका एक्स आ जाएगा, और प्लस 1/3 पाई आर त्रिज्या रही है और एच के जगह पे यहाँ 5 माइनस एक्स आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस में 5 माइनस एक्स बचेगा, x से x कट जाएगा। अब मान रखते हैं 1/3 पाई की जगह यहाँ भी हम लोग 3.14 ही यूज करते हैं, 3.14, और आर स्क्वायर तो वही आपका जो आया है 2.4 इंटू 2.4 और गुना में h की जगह पर आपका कितना है, यहाँ टोटल ऊंचाई जो थी 5, देख रहे हैं ना, गुना में एच ये जुड़ के 5 हो गया, एक्स और 5 माइनस एक्स ऐड करेंगे तो 5 नहीं आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। चलिए यहाँ से इसको काट सकते हैं 0.8 बार में, तो इन सबसे गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30.144 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए, यह आयतन हो गया। अब क्या निकालना था, फिर हमें निकालना था इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही ना योग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। द्विशंकु का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हो जाएगा द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। तो पाई आर और एल के जगह पर यहाँ पर ए बी हो जाएगा, पाई आर और यहाँ पे एल के जगह पे यहाँ बी सी हो जाएगा, तिर्यक हो जाए इसका। समझ रहे हैं ना, चाहो तो आप यहाँ पे पाई आर कॉमन कर सकते हो, यहाँ पे ए बी प्लस में बी सी बच जाएगा, समझे ना। तो चलिए अब यहाँ पे मानों को रख देते हैं। पाई की जगह 3.14 ही रखो, आर कितना है, आर 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 आपका है 2.4 और ए बी का मान है 3 और बी सी का मान है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो। चलिए देखते हैं 3.14 गुना में 2.4 और गुना में आपका ये 7 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ गुना कर दोगे तो 52.752 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, एक टंकी जिसके आंतरिक माप 150 सेंटीमीटर बाई 120 सेंटीमीटर बाई 110 सेंटीमीटर है में कितना है जी
1,29,600 घन सेंटीमीटर पानी है। इतना घन सेंटीमीटर उसमें पानी है। ठीक है। इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंट तब तक डाली जाती हैं जब तक कि टंकी को पूरी ऊपर तक भर ना जाए। अच्छा, टंकी जो है ऊपर तक पूरे भर ना जाए तब तक उसमें ईंटें डाली जाती है। प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है। यदि प्रत्येक ईंट के माप, अच्छा इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, तो टंकी में कुल कितनी ईंटें डाली जा सकती हैं ताकि उसमें से पानी बाहर ना बहे। यानी पानी ऊपर तक एकदम लेवल भर जाना है, टंकी पूरी तरह से भरना चाहिए, पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। यानी कि पूरी तरह से पानी से टंकी भर जाए जब तक ईंट डाली जाएंगी, है ना। तो ये कुल कितनी ईंट डाली जाएंगी ये आपको बताना है। देखिए हम समझते हैं पहले क्वेश्चन को। मैं यहाँ पर एक टंकी बना लेता हूँ, घनाभाकार टंकी है ना आपकी, तो मैं यहाँ पर एक घनाभाकार टंकी बना लेता हूँ। ठीक है। अब इसकी बीमाएं दी हुई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। कितना कितना दिया है, तो 150 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई है 120 सेंटीमीटर और ऊंचाई है आपके पास 110 सेंटीमीटर। इसमें पानी भरा हुआ है, ऊपर तक नहीं, पानी इसमें है। अब जहां तक हो किसी लेवल तक है, वो कितना है, 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब इसमें पानी है। और जाहिर सी बात है जब इसमें ईंटें डाली जाएंगी तो ईंट डालने से क्या होगा, पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा। लेकिन ये ईंट ऐसी हैं जो 1/17 अपने आयतन का पानी भी सोखती है, समझे ना। चलिए, तो इसमें जो ईंट डाली जा रही है वो अपने आयतन का 1/17 भाग पानी सोखती भी है, समझे ना बात को। और प्रत्येक ईंट की यहाँ पे बीमा दिया हुआ है, यानी कि ये भी घनाभाकार ही है। देख लीजिए, देख रहे ना, ये प्रत्येक ईंट कैसा है, घनाभाकार ही है इस तरह से, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमारे पास दी हुई है। समझे ना बात को। तो ऐसे कितनी ईंटें इसमें डाली जा सकती है ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। टंकी का आयतन, टंकी का आयतन कितना हो जाएगा, तो L इंटू बी इंटू एच, यही ना हो जाएगा। यानी कि 150 गुना में 120 और गुना में 110 सेंटीमीटर क्यूब, समझे ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये 1980000, 4 को 0 हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये टंकी का आयतन हो गया, समझे ना। अब टंकी में पानी का आयतन यहाँ पर है। टंकी में स्थित पानी का आयतन कितना दिया है, पानी का आयतन, उसमें टंकी में कितना पानी है, तो 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब उसमें पानी है। अच्छा, कितना स्थान बच गया, टंकी में बचे स्थान या खाली स्थान का आयतन क्या हो जाएगा, तो 1980000 में से इतना सेंटीमीटर क्यूब में से घटा लेंगे 129,600 सेंटीमीटर क्यूब। इसको इसमें से घटा लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका घटाने पर 1850400 सेंटीमीटर क्यूब। इतना स्थान ऊपर इसमें खाली है, समझे ना बात को। अब जब इसमें ईंटें डाली जाएंगी तो मान लेते हैं कि इसमें x ईंटें डाली जाती है। माना टंकी में x ईंटें डाली जाती हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुल ईंटों का आयतन, ईंटों का आयतन, तो x ईंटें हैं और प्रत्येक ईंट का आयतन क्या हो जाएगा, तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ दी हुई है, गुना कर देंगे 22.5 गुना में 7.5 गुना में 6.5 सेंटीमीटर क्यूब, समझे ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, गुना करोगे तो आ जाएगा 1096.875 x सेंटीमीटर क्यूब। इतना कुल ईंटों का आयतन हुआ। अब क्वेश्चन में भी कह रहा है कि प्रत्येक ईंट जो है ना अपने आयतन का 1/17 भाग पानी
सोख लेती है। समझे ना बात को? तो अब यहाँ पे लिखेंगे कुल x ईंटों द्वारा सोखे गए पानी का आयतन। तो इसी का आपका क्या है, 17वां भाग ना, 1/17 कुल अपने आयतन का 1/17 1096.875x सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आ जाएगा 1096.875x और बटा में 17 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए ना? इतना वह पानी सोख लेगा। अब प्रश्न से देखिए, कुल ईंटों का आयतन हमने कितना निकाला है, 1096.875x। ठीक है, अच्छा, और इसमें स्थान, खाली स्थान कितना है, तो खाली स्थान यही बचा है 1850400 सेंटीमीटर क्यूब। इतना खाली स्थान बचा है। अच्छा, ये खाली स्थान है और इसी में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे जितना ये पानी सोखा हुआ है। क्या है, 1096.875 बटा में 17x। समझ गया ना? इसको मैंने इसमें जोड़ा क्यों, इसमें क्यों जोड़े हैं, क्योंकि देखो यह जो है ईंट कितना पानी सोखा है वो है, तो ये तो आपको उसमें काउंट नहीं करना पड़ेगा, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है। देखिए ये ईंट कितना पानी सोखा है सब मिला के वो है, और ये कितना खाली स्थान बच गया है टंकी में है वो है। तो इस खाली स्थान में और ईंट जो पानी सोखा है वो टंकी में दिखेगा नहीं आपको, वो तो ईंट के अंदर है। बात को समझे ना? तो अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये और ये, मतलब कि इतना और इतना, ये दोनों जितना पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा। समझ गए ना? ये खाली स्थान है वो और पानी सोखा है ये, कुल मिलाकर इतना पानी इसमें ऊपर की ओर बढ़ेगा। बात को समझे ना? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं कि कुल ईंट का जो आयतन हो रहा है वह किसके बराबर होगा, तो खाली स्थान है उतना, और प्लस में जितना उसमें हम लोग ईंट डालेंगे वो पानी सोखेगा, उन कुल के आयतन के बराबर होगा, उन दोनों के आयतन के बराबर। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब यहाँ कॉमन होगा, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, कट जाएगा आपका। चलिए इसको अब हम लोग इधर लाते हैं, 1096.875x माइनस 1096.875x और बटा में 17 बराबर में 1850400, ये ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, या एलसीएम ले लेते हैं, 17 के इसमें गुना कर देगा, या दूसरा एक और काम कर सकते हैं, इतना कॉमन कर लेते हैं सबसे अच्छा, है ना, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ पे कॉमन ही कर लेता हूँ। मैं कॉमन कर लेता हूँ 1096.875x, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1/17 बच जाएगा। इस तरह से और आसान हो जाएगा, 1850400, यही ना है जी। चलिए आगे देखते हैं, अंदर आप एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 1096.875 अंदर एलसीएम लेंगे, या एक्स भी है, अंदर एलसीएम लेंगे 17 माइनस 1 बराबर में 1850400। समझ गए ना? अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू में अब लिख देते हैं 1850400 इंटू में, ये भाग में जो है 70, ये गुना में चला आएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा 1096.875 और गुना में ये घटाएंगे तो 16। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब यहाँ पे आ जाएगा, आप ऊपर इसमें गुना कर दो, इसमें इससे गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 314568800, ये आ जाएगा। ठीक है, और आपका नीचे हो जाएगा 17550। समझे ना? ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसमें भाग करोगे ना तो आ जाएगा 1792.41, यानी कि लगभग ईंटों की संख्या। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद तो नहीं लेंगे ना, 1792। ठीक है,
इसलिए ईंटों की संख्या जो हो जाएगी, ईंटों की संख्या जो हो जाएगी 1792 हो जाएगी। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आए क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है आपके रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।